हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं निशा सालवी, राजस्थान सरकार ने वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हमारी 12वीं कक्षा का 20वां अध्याय चल रहा है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं जैव ऊर्जा के बारे में कि जैव ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं जहाँ से हमें जैव ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। तो एक भाग 6 के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं बायोडीजल के बारे में, यानी कि ये भी एक जैव ऊर्जा का ही स्रोत है जहाँ से हमें जैव ऊर्जा प्राप्त होती है। कैसे, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 6 के अंतर्गत। तो स्टार्ट करते हैं हम। बायोडीजल, ठीक है, जैविक पदार्थों से प्राप्त डीजल, जैसे तरल पदार्थ को ही हम बायोडीजल कहते हैं। जैव पदार्थों से अब वो क्या हो सकते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं एनिमल की जो चर्बी होती है, या हम बोलें जो प्लांट्स होते हैं, जिससे हमें ऑयल मिले, उससे हम क्या बनाएंगे, डीजल बनाएंगे। तो क्या हो गए, जैविक पदार्थ हो गए। उससे हमें कोई तरल पदार्थ मिल रहा है तो उसी को हम क्या कह रहे हैं, डीजल मिल रहा है। तो डीजल कहाँ से मिल रहा है, बायो से, यानी लिविंग मटेरियल से, या फिर हम बोलें कि जो जैविक पदार्थ है वहाँ से हमें डीजल मिल रहा है। तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, बायोडीजल कहते हैं। बायोडीजल वनस्पति तेल, ठीक है, एवं वसा व लेटेक्स से बना प्रदूषण रहित एक पुनर्पोषक ईंधन है। ठीक है, वापस से बना सकते हैं, रिसाइकलिंग कर सकते हैं। और हम क्या बोल रहे हैं, वनस्पति तेल यानी जो फैटी ऑयल्स होते हैं उनसे, और जो वसा है हमारी, जैसे ट्राइग्लिसराइड, हम बोल रहे हैं लेटेक्स, जो प्लांट से लेटेक्स निकलता है उससे हम क्या बना रहे हैं, बायोडीजल बना रहे हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है, जो बायोडीजल है उसका रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है, नीट में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसका नाम है वसा अम्ल मेथिल एस्टर फैटी एसिड मिथाइल एस्टर, फैटी एसिड मिथाइल एस्टर। बायोडीजल का केमिकल नेम क्या है, फैटी एसिड मिथाइल एस्टर। क्लियर बात। सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा को पौधे ग्रहण कर उसे वसा में, शर्करा में या स्टार्च के रूप में हम क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। पौधे हाइड्रोकार्बन का एक विशेष भंडार तेल के रूप में अपने बीजों में संचित करते हैं। चूंकि हम 18वां चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, बहुत टाइम लगा था हमें उसको पढ़ने में, तो हमें इतना तो पता ही लग गया है कि जो सीड्स होते हैं उससे हमें ऑयल प्राप्त होता है। तो पौधे हाइड्रोकार्बन जो है वो है, हाइड्रोकार्बन की चेन ही तो होती है फैटी एसिड, हाइड्रोकार्बन ही तो प्रेजेंट होते हैं, तो वो हमें कहाँ पर मिलेंगे, बीजों में मिलेंगे, जो अंकुरण के समय ऊर्जा स्रोत के रूप में काम आता है। जब उसमें अंकुरण होता है उस बीज में, तो उस समय हमें क्या काम आते हैं, वो बीज काम आते हैं ऊर्जा के स्रोत के तौर पे। यही वह तेल है जिसे बायोडीजल की परिकल्पना की गई। ठीक है, बायोडीजल की खोजकर्ता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में पूछा जाता है। बायोडीजल की जो खोज करता है रुडोल्फ डीजल, ठीक है, इन्होंने 1895 में 1895 में रुडोल्फ डीजल ने इन्हीं तेलों का उपयोग कर इंजन बनाया था। इन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने एक अवधारणा दी थी कि जो हम खेती करते हैं, खेती में जो हमें कुछ पार्ट है ना, खेती का जो कुछ भाग है, हमें उससे हम तेल बनाएं, है ना, या ईंधन बनाएं, तो हम उसको आगे ऊर्जा के स्रोत के रूप में यूज़ ले सकते हैं। लेकिन जब अपन उसको आगे आगे पढ़ेंगे बच्चों, तो हमें पता लगेगा कि इसके हमारे पास बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक भी हैं। यानी ये जो अवधारणा उस समय बहुत ज़्यादा चली, जब ये अवधारणा आई कि हाँ ऐसा हम कर सकते हैं भाई, जहाँ अपन खेती कर रहे हैं उसी पार्ट को अपन तेल बनाने में यूज़ कर ले, ठीक है, तो हम ऊर्जा की खपत को कम कर सकते हैं। लेकिन उस समय तो बहुत ज़्यादा बूम आया इस बात का कि वो कंपनी भी डीजल बना रही है, वो कंपनी भी बायोडीजल बना रही है, कोई मक्के से भी डीजल बना रहा है, कोई हम बोल रहे हैं सनफ्लावर से डीजल बना रहा है, कोई सरसों से डीजल बना रहा है। मतलब मैनी पीपल आर गोइंग मैड, बहुत लोग ऐसे पागल हो गए थे कि हम भी डीजल बनाएंगे। और फिर हुआ क्या, उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स आए जो हम बाद में बात करेंगे, जब अपन कोई नया एक खोज करेंगे किसी चीज़ की तब। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, रुडोल्फ डीजल थे, रुडोल्फ विर्चो नहीं, क्योंकि मेरे अभी टंग पे आया था इसलिए मैंने बताया। रुडोल्फ डीजल ने हम क्या किया, एक बायोडीजल बनाया, उससे इंजन बनाया। ठीक है, नेक्स्ट,
अब क्या है, आप ये देखो कि हमें एक्चुअल में जो डीजल है वो बनाना कैसे है। तो यहाँ पर मैं नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि मैं जब तक कोई एक स्लाइड ना ले लूँ मुझे मज़ा नहीं आता पढ़ाने में। हम क्या करेंगे बच्चों, हम हिंदी में बताऊँगी, यहाँ इंग्लिश में पीछे लिखा हुआ है, ठीक है। हम क्या लेंगे, कोई भी हम ऐसा पादप ले लेंगे, ठीक है। पादप में जहाँ से ऑयल हमें मिले, ठीक है, तेल या फिर वसा हमें मिले, ठीक है। पादप का भाग ले लिया, या तो बीज ले लो, है ना, या फिर तुम पुष्प ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लिया आपने, ये प्लांट का पार्ट ले लिया। इस प्लांट के पार्ट को हम करेंगे ट्रांसएस्ट्रीफिकेशन। ट्रांसएस्ट्रीकरण भी बोल सकते हैं, ट्रांसएस्ट्रीकरण बोल सकते हैं ना इसको, ट्रांसएस्ट्रीकरण। ट्रांसएस्ट्रीकरण में क्या हुआ, एस्टर बॉन्ड होगा, एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और क्या होगा, बहुत सारी जो हाइड्रोकार्बन चेन है, हाइड्रोकार्बन जो चेन होती है, श्रृंखला होती है ना, बहुत सारी ट्राइग्लिसराइड में आपने बनाया हुआ है, अल्कोहल बनाया हुआ है, अपन ने करा है ना वो सब चीज़ें, उसमें अपन जब जोड़ देते हैं तो हमारे पास एस्टर बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, ये सब पता है। एक नॉर्मल क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है, उसके बाद हाइड्रोकार्बन चेन लगी हुई होती है, हाँ या ना। तो वही चीज़ है, इस हाइड्रोकार्बन चेन में हमें ऐड करना होता है अल्कोहल का, ठीक है। तो एस्ट्रीकरेशन हो गया। अब क्या होगा बच्चों, इस ट्रांसएस्ट्रीफिकेशन के दौरान हमें क्या करना है, इसमें हमें डालना है मीथेनॉल। हिंदी में लिखती, रुको, हमें डालना है मीथेनॉल, क्योंकि मैंने क्या बोला, ट्रांसएस्ट्रीफिकेशन कर रहे हैं तो हमें कोई अल्कोहल लेना पड़ेगा, मीथेनॉल लिया हमने। तो मीथेनॉल के साथ में हम डालेंगे एक कैटालिस्ट। कैटालिस्ट यानी कि जो कैटालाइज करेगा इस रिएक्शन को अपघटन करने के लिए, ठीक है। तो इसमें जो कैटालिस्ट डालते हैं वो डालते हैं अपन KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ट्रांसएस्ट्रीफिकेशन के दौरान अपन मीथेनॉल डालेंगे और KOH डालेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या करेगा, कैटालिस्ट करेगा, उस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, ठीक है, अपघटित करेगा। अपघटित होने से क्या हुआ, हमारे पास एक क्रूड बायोडीजल आया है। क्रूड बायोडीजल, ठीक है। क्रूड बायोडीजल यानी कि इसमें अभी सब कुछ है, अभी एकदम कहते हैं ना शुद्ध बायोडीजल, हमें प्योर बायोडीजल हमें नहीं मिला है। तो क्रूड बायोडीजल में क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, बायोडीजल भी होता है, इंग्लिश में लिख दूं क्या, अब लिख दिया मैंने, बायोडीजल होता है, साथ में ग्लीसरीन भी होती है, ठीक है। ग्लीसरीन जो अपन सर्दियों में लगाते हैं, चिपचिपी नींबू में डाल करके और उसमें डाल करके, क्या बोलते हैं, गुलाब जल में, है ना, वो लगाते हैं। तो ग्लीसरीन और बायोडीजल दोनों मिलता है। फिर अब क्या होता है, अब अपन को क्या करना है, इस क्रूड बायोडीजल में से प्यूरिफाइंग करना पड़ता है। प्यूरिफाइंग यानी कि पृथक्करण, ठीक है। बहुत सारे पृथक्करण की क्रियाविधि होगी, उससे हमें क्या मिलेगा, एक प्योर को अभी मैंने क्या बोला था, उत्तम बोल दूं क्या, उत्तम बायोडीजल मिलेगा, ठीक है, प्योर फॉर्म ऑफ बायोडीजल। और इसी के साथ में क्या मिलेगी हमें, ग्लीसरीन, ठीक है, आया। फिर इस ग्लीसरीन को भी प्यूरिफाई करेंगे और प्यूरिफाई करके फिर हमें प्रॉपर ग्लीसरीन मिलेगी। समझ में आया, हमने क्या किया, पादप का कोई भाग लिया, जैसे ऑयल वाला या फिर वसा लिया, एनिमल का, है ना, चर्बी ली, कुछ भी लिया हमने, फिर उसका हमने ट्रांसएस्ट्रीफिकेशन कराया। ट्रांसएस्ट्रीफिकेशन में हम क्या डालेंगे, मेथेनॉल और KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि रिएक्शन को कैटालाइज करेगा। इससे क्या हुआ, हमारे पास एक क्रूड बायोडीजल आ गया। क्रूड बायोडीजल आया, इस क्रूड बायोडीजल में क्या है, बायोडीजल भी है और ग्लीसरीन भी है ना, ग्लीसरीन भी है। अब दोनों को हमें पृथक करना पड़ेगा, तो पृथक्करण किया हमने, तो एक तरफ हमें उत्तम प्योर बायोडीजल मिल गया, एक तरफ हमें ग्लीसरीन मिल गई। अब इस ग्लीसरीन को भी हम प्यूरिफाई करेंगे और हमें ओरिजिनल ग्लीसरीन मिल जाएगा। क्लियर बात। अब पीछे आ जाओ, एक बार देख लो, सनफ्लावर सीड ऑयल लिए इसने, सूरजमुखी के बीज लिए, ट्रांसएस्ट्रीफिकेशन किया है ना, यहाँ पर ट्रीट है, ये ट्रीट किया इसको, ठीक है। हम कहते हैं ना भैया तुम ऐसे ही ऑयल उठा करके डाल दोगे क्या, किसी भी चीज़ में बीज डालोगे, उसको ट्रीट करोगे ना, पहले साफ़ सुथरा करोगे, स्टरलाइजेशन करोगे, स्टीरिंग करोगे उसकी। फिर इसके साथ में हमने डाला मेथेनॉल और कैटालिस्ट क्या डाला, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH भी डालते हैं, ठीक है।
कुछ लोग NaOH भी डालते हैं, कुछ लोग KOH भी डाल सकते हैं। फिर हमने सेपरेशन ऑफ फेज एट सेपरेटिंग फनल, हमने क्या किया, एक सेपरेटिंग पृथक्करण करने के लिए, ठीक है, पृथक्करण करने के लिए एक इक्विपमेंट लिया, सेपरेशन करने के लिए एक सेपरेटिंग फनल लिया, उसमें क्या हो गया, हमारे पास क्रूड बायोडीजल आ गया, ठीक है। फिर हॉट वाटर वॉश किया हमने, हॉट एयर ओवन लिया हमने, ये सारे इक्विपमेंट्स होते हैं बच्चों, ठीक है, ओवर। फिर हमें प्योर बायोडीजल मिल गया और इसी के साथ में हमें ग्लीसरीन भी मिल गया, जो यहाँ पर नहीं बताई है, लेकिन मैंने आपको बता दी। आप चाहो तो ये पढ़ लो, आप चाहो तो ये पढ़ लो, चीज़ वही है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें जैविक स्रोत, बायो रिसोर्सेज क्या क्या है, ठीक है। बायोडीजल की जैविक स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया, दो भागों से हमें या दो चीज़ों से हमें जो है बायोडीजल मिलता है। एक हमने बोला था वानस्पतिक वसीय तेल और दूसरा हमने बोला पेट्रोपादप, ऐसे पादप जहाँ से हमें पेट्रोलियम मिलते हैं, और ऐसे कुछ वानस्पतिक तेल, वसीय तेल जहाँ से हमें बायोडीजल बनेगा, जैसा कि अभी हमने सनफ्लावर से बनाया, ठीक है। वानस्पतिक वसीय तेल, वेजिटेबल फैटी ऑयल, सोयाबीन, सरसों, अलसी, सूरजमुखी, मूंगफली, रतनजोत, करंज आदि पौधों के बीजों को हमने प्रचुर मात्रा में लिपिड्स या फिर वसीय तेल पाए जाते हैं, हाँ या ना। ऑयल में हमने पास क्या है, फैटी एसिड्स पाए जाएंगे, ग्लिसरॉल पाया जाएगा, हाँ या ना। इन लिपिड्स में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा संचित होती है, और इन जो बीज है, ये जो हमें लिपिड्स मिले हैं, फैटी एसिड्स मिले हैं, उसमें हमारे पास क्या है, बहुत सारी ऊर्जा प्रेजेंट होती है। लिपिड्स में पाए जाने वाली वसीय अम्ल का एस्ट्रीकरण, ट्रांसएस्ट्रिफिकेशन अभी हमने करवाया था, एस्ट्रीकरण करने पर प्राप्त तरल को ही हमने बायोडीजल कहा। अभी हमने करवाया ट्रांसएस्ट्रिफिकेशन। यहाँ पर आप देख सकते हो कि, एक मिनट कलर चेंज कर लो, यहाँ पर सन की एनर्जी आई है ना, हमने एल्गी लिया, ये तो एल्गी का वो आ गया बच्चों, ये आप यहाँ पर मत लीजिएगा, ठीक है। ये यहाँ पर ये वाला डायग्राम अभी मत लीजिएगा, गलत तरीके से पेस्ट हो गया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। इस बायोडीजल को, ये जो अभी आगे जा करके हम नया प्रोडक्शन करेंगे ना डीजल का एल्गी से, वो वाली चीज़ यहाँ पे पेस्ट हो गई है। इस बायोडीजल को शुद्ध अवस्था में डीजल इंजन के बिना कोई रूपांतरण किए सीधे प्रयोग किया जा सकता है। मतलब अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी अपन ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रहे, हम क्रूड बायोडीजल आया, उसको प्यूरिफाइंग किया और उस बायोडीजल को हमने वाहनों को चलाने में यूज़ ले लिया। परंतु खाद्य तेलों की कीमत विकासशील देशों में डीजल की अपेक्षा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं बता रही थी ना कि हम आगे नया चीज़ क्यों सोचें उसके लिए। परंतु खाद्य तेलों की जो कीमत है, जो खाने वाली जो रिफाइनिंग ऑयल है जिसको हम यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं फूड की तरह, फूड बनाने में, उस खाद्य तेलों की कीमत जो है वो विकासशील देशों में यानी कि इंडिया, ठीक है, डीजल की अपेक्षा अधिक होती है। मतलब डीजल सस्ता है, खाद्य तेल महंगे हैं, ठीक है। इनका उत्पादन मांग की अपेक्षा कम होता है, अतः विकासशील देशों में बायोडीजल का उपयोग की संभावना कम है। देखो बच्चों क्या होता है कि जैसे बायोडीजल बनाने के लिए रुडोल्फ ने क्या बोला था कि भाई हम जो खेती वाली जगह है ना, वहीं पर अपन तेल बनाना शुरू कर दें, डीजल बनाना शुरू कर देते हैं तो हमें डीजल मिल जाएगा। अब तुम सोचो कि सूरजमुखी है या फिर सरसों है, सरसों की खपत बहुत ज़्यादा होती है, आपको ही पता है, हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं सरसों या मूंगफली का तेल, दो तेल ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, अलसी का, सोयाबीन का, ये कुछ कुछ जगह हम यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन सरसों और मूंगफली तो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। यदि तुम उससे डीजल बनाओगे तो खाओगे क्या? जो इतनी जनसंख्या बढ़ रही है वो खाएंगी क्या? सूरजमुखी का तेल भी आजकल बहुत ज़्यादा हार्ट के लिए अच्छा रहता है, तो उसको हम प्यूरिफाई कर करके और बना रहे हैं, आप देख रहे होंगे ऐड भी आते हैं काफ़ी टीवी में। तो अब मुझे बताओ कि तुम यदि उससे डीजल बनाओगे तो खाओगे क्या? खपत ज़्यादा हो रही है, चूँकि अपने पास रिफाइनिंग तेल की खपत भी ज़्यादा है और साथ ही साथ उसकी कीमत भी ज़्यादा है, तो तुम ऐसा करोगे क्या? ये बताओ, तुम क्या सोचोगे? नहीं, इससे अच्छा बायोडीजल हम यूज़ ना करें, जो नॉर्मल चल रहा है वो चलते जाए, हाँ या ना। तो इसलिए ये जो धारणा थी वो गलत हो गई और अब जो है हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो एक नई चीज़ें सोचने के लिए तैयार हो गए कि और अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो आपको समझ में आई ये चीज़। परंतु ऐसे अनुसंधान किए जा रहे हैं जिससे अन्य पादपों से प्राप्त अखाद्य तेलों, जो हम खाने में यूज़ में नहीं ले रहे हैं,
उनसे भी जो तेल निकल रहा है उससे हम बायोडीजल बना रहे हैं। ठीक है, तो कार्य के लिए उपयोग किया जा सके तो कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं? ठीक है, तो रतन ज्योत या सफ़ेद अरंडी, ज़ैट्रोफा या कर्कस, करंज, महुआ, अरंडी, इनसे अपन क्या सोच रहे हैं कि हम और बायोडीजल बना सके जो हम खाद्य में यूज कम ले रहे हैं। पेट्रोपादप, ठीक है, दूसरा क्या है जिससे हमें बायोडीजल मिलेगा? पेट्रो प्लांट। ऊर्जा के पारस्परिक स्रोतों की कमी व निकट भविष्य में समाप्त हो जाने की संभावना, जो पारंपरिक स्रोत हैं उनकी कमी होती जा रही है। हाँ या ना भाई, जो अनवीनकरणीय संसाधन है वो कम होते जा रहे हैं ना, जैसे कोयला और इनसे जो भूमिगत जो तेल मिल रहा है कभी तो खत्म हो गई, तो उनकी कमी और निकट भविष्य के समाप्त हो जाने की संभावना को देखते हुए वैज्ञानिकों ने ऐसे पादप को खोज लिया है जिनसे प्राप्त उत्पादों को पेट्रोल, डीजल आदि के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है। तो ऐसे प्लांट्स हमने खोज लिए हैं जिनसे हमें डायरेक्ट हम उसको यूज़ करें तो पेट्रोल और डीजल का काम वो कर सकते हैं। विभिन्न पादप कुल जैसे एपोसाइनेसी, एक्लिपिएसीडीसी, यूफोर्बिएसी, सेपोटेसी, आर्टिकेसी, कंपोजिटी, ठीक है, आदि ऐसे अनेक पादप हैं जो पेट्रोपादपों के रूप में यूज किए जा रहे हैं। इन पादपों में प्रकाश संश्लेषी उत्पादनशील जो लैटेक्स, हमने बोला था ना लैटेक्स को भी हम यूज कर रहे हैं, तो लैटेक्स में परिवर्तित हो जाता है। इस लैटेक्स में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोकार्बन यूज होते हैं। तो हमको पता है आपको हाइड्रोकार्बन जो होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। यदि अपन ओनली हाइड्रोजन ले, है ना, या हम कार्बन ले तो हमारा इंजन कार्य नहीं करेगा। हाइड्रोकार्बन का जो एक संयोजन है उसी से ही हम जेट भी चला सकते हैं। ठीक है, अतः इसका उपयोग वाहनों में पेट्रोल के स्थान पर या पेट्रोल के साथ मिश्रित किया जा सकता है। भारतीय इंस्टीट्यूट, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून में हाइड्रोकार्बन उत्पादन पर निरंतर शोध या कार्य हो रहा है, जो ये रहा भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। ठीक है, यूफोर्बिया लेथाइरस से प्राप्त लैटेक्स से रासायनिक विश्लेषण द्वारा गैसोलीन के समान हम एक गैस प्राप्त की गई है। किससे? इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। कौन सा, एक तो कुल है, कौन सा प्लांट है पेट्रोपादप के तौर पे जिससे लैटेक्स प्राप्त किया जा रहा है, उसमें चेंजेस करके गैसोलीन कैसे प्राप्त की गई, ये आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है। कैलोट्रॉप्सिस प्रोसेरा से प्राप्त कैलोट्रॉप्सिस प्रोसेरा से प्राप्त लैटेक्स में उच्च मात्रा में हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। ये दूसरा हो गया, जिसमें कार्बन जो है वो 78.3% है, हाइड्रोकार्बन जो है वो 1.22% है और ऑक्सीजन जो है वो है 10.71% पाई जाती है। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा आप अच्छे से नीट के लिए देख लीजिएगा। ठीक है, कार्बन व हाइड्रोजन का अनुपात गैसोलीन अथवा ईंधन तेल के रूप में किया जाता है। ठीक है, चूंकि निकट भविष्य में पादप तरल ईंधन वैकल्पिक स्रोत हो सकते हैं, इसलिए इन्हें पेट्रो प्लांट भी कहते हैं। ठीक है, और इनकी खेती जो है वो पेट्रो फसल या पेट्रो क्रॉप कहलाती है। क्या बोला हमने कि भाई इनमें कार्बन व हाइड्रोजन का जो अनुपात है वो गैसोलीन व ईंधन तेल के लिए बहुत ज़्यादा सही है, समान होता है। इसीलिए जो ऐसे प्लांट की यदि हम खेती कर रहे हैं जिससे हमें पेट्रो के स्थान पर या पेट्रोल के साथ मिक्स करके हम वाहन में यूज़ कर सकते हैं, ऊर्जा के रूप में यूज़ कर सकते हैं, तो वो पेट्रोपादप है। फसल इनकी बनाएंगे, खेती करेंगे तो पेट्रो फसल कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, कुछ लैटेक्स उत्पादक पेट्रोपादप, कौन कौन से पादप है जहां से हमें लैटेक्स मिलेगी और गैसोलीन हम बना पाएंगे? यूफोर्बिएसी की कई जाति हैं, जैसे यूफोर्बिया लेथाइरस अभी हमने देखी थी, यूफोर्बिएसा एंटीसिफिलिटिका, यूफोर्बिएसा एंटीसिफिलिटिका, ये एक और है यूफोर्बिएसी केडुसिफोलिया। ठीक है, केडुसिफोलिया, यूफोर्बिएसी टिरुकेलाई। ठीक है, और इसके साथ में अन्य पारा रबड़, चंपा आक, फाइकस जातियां, चीकू, ये सब क्या है? पेट्रो प्लांट के एग्जाम्पल्स हैं। बायोडीजल का महत्व,
अब हमें देखना है कि बायोडीजल का महत्व क्या होता है। बायोडीजल में निम्नलिखित महत्व होते हैं। क्या क्या महत्व है? बायोडीजल स्नेहक लुब्रिकेशन का काम, क्योंकि ऑयल, जहां ऑयल होगा वो स्नेहक के तौर पे इजीली कार्य करेगा। इससे इंजन की दक्षता भी सुधरती है। आपको पता है ना, इंजन में ऑयल डालते हैं, ऑयलिंग करवाते हैं। गाड़ी है ना आपके पास, गाड़ी चलाते हो, पता लग जाता है कि अब हमारी गाड़ी को जो है वो सर्विस की रिक्वायरमेंट है, तो वो आप जाओगे, वो कहते हैं भैया ऑयलिंग करवा लो, ऑयलिंग की कमी लग रही है मुझे। हाँ है ना, ऐसे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इंजन को ऑयल चाहिए होता है। तो लुब्रिकेशन में बायोडीजल हेल्प करेगा। रख रखाव पर भी कम खर्च होता है। इसके प्रयोग से स्वचालित वाहनों के उत्सर्जन कार्बन मोनोऑक्साइड और निलंबित कणों की मात्रा में तुलनात्मक रूप से कम होती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है जो कि प्रदूषण फैलाती है, वो कम निकलेगी तो भी बेटर है ना, प्रदूषण कम करेगा। यह जैविक वैकल्पिक ऊर्जा का सशक्त स्रोत है जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वावलंबन से रोजगार व आय में भी सहायक है। अब बहुत सारा, हमने कोई ऐसी खेती वाली जगह खरीद ली, लोगों को बोला कि तुम इसकी खेती करो, ऐसे ऑयल बनाओ, है ना, तो अपन उसको आय भी दे सकते हैं, है ना, रोजगार के एक सोर्स जो होते हैं वो बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, कम उपजाऊ ऊसर असंचित सड़कों आदि के किनारों पर बेकार पड़ी जमीन का सदुपयोग करके, ठीक है, आर्थिक स्वावलंबन व राष्ट्रीय पुनर्रचना व स्वदेशी विकास के लिए। भाई अपने देश में ही अपन डीजल बना लें तो जैसे तो अपन पढ़ते हैं कुवैत में जो है तेल के कुएं हैं, ईरान में है, इराक में है, तो हमारे यहाँ पर भी हम यदि खुद ही डीजल बनाने लगें तो हमारा राष्ट्रीय विकास तो होगा ही होगा, डेफिनेटली होगी। स्वावलंबन की भावना भी आएगी, स्वदेशी की भावना भी आएगी, जो कि अभी बहुत ज़्यादा चल भी रहा है कि अपनी देश की चीज़ों को अपनाएं और बढ़ाएं। बायोडीजल की प्रमुख भूमिका हो सकती है। बायोडीजल सर्वोत्तम वैकल्पिक ईंधन है जिससे कम उपजाऊ व ऊसर भूमि पर उत्पादित किया जा सकता है। तो जो कम उपजाऊ हो वहाँ पर भी उगाया जाता है। कुछ भी बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं कि भूमि को अपन उपजाऊ बना सकते हैं, और जहाँ पर कम उपजाऊता हो वहाँ पर भी। इससे उच्च गुणवत्ता युक्त ईंधन की प्राप्ति, पर्यावरण संरक्षण, सुरक्षा, वाहनों की दक्षता में सुधार, ग्रामीण रोजगार, स्वावलंबन में बढ़ोतरी के साथ साथ पेट्रो उत्पादों पर व्यय व धन की बचत भी की जा सकती है। यानी कि बायोडीजल बुरा तो नहीं है, उसमें थोड़े चेंजेस मांगे जा रहे हैं, ठीक है। यदि इसमें अपन थोड़े चेंजेस कर लें तो हो सकता है, क्योंकि देखो तेलों की खपत तो ज़्यादा है। अपन अब जब कह रहे हैं कि भैया पेट्रो पादप मिल गए हैं, उसकी खेती की जाए तो बायोडीजल अच्छे लेवल पे जा सकता है, नो डाउट, ठीक है। स्वावलंबन बढ़ेगा, स्वदेशी के और हम रुझान रखेंगे, हमारा रुचि बढ़ेगी, तो बुरा तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसमें थोड़े से सुधार की ज़रूरत भी है। तो इस तरीके से आज हमारा बायोडीजल भी हो गया। फिर हम मिलेंगे दूसरा कि भाई स्टार्च या लिग्नोसाइड जो प्लांट होते हैं उससे अपन इथेनॉल का कैसे प्रोडक्शन कर सकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। फिर मिलेंगे जल्दी ही, जब तक धन्यवाद।